आज बात करते हैं इतिहास के उस पन्ने की जिसे स्याही से नहीं बल्कि बेगुनाहों के खून से लिखा गया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमृतसर के जलियांवाला बाग की। एक ऐसी घटना, एक ऐसा नरसंहार जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की पूरी दिशा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। 1650 ये नंबर क्या है? ये है उन गोलियों की संख्या जो सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक निहत्ती भीड़ पर चलाई गई थी। सोचिए, सिर्फ 10 मिनट में 1650 गोलियां। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस दिन हुई क्रूरता की एक जीती जागती गवाही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों, इसकी जड़ कहाँ थी? देखिए, इस नरसंहार को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय के माहौल को समझना होगा। साल था 1919, पहला विश्व युद्ध बस अभी अभी खत्म ही हुआ था। उस युद्ध में लाखों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अपना बलिदान दिया था, तो जाहिर है पूरे भारत को एक उम्मीद थी कि इस वफादारी के बदले अंग्रेज कुछ अधिकार देंगे, स्वशासन की तरफ कोई कदम बढ़ाएंगे। लेकिन हुआ क्या? ठीक उल्टा। उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उन्हें मिला एक ऐसा दमनकारी कानून जिसे सुनकर पूरे देश में धोखे और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। ये कानून था रॉलेट एक्ट। इस काले कानून का सार बस 3 शब्दों में था, न दलील, न वकील, न अपील। सोचिए, इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश पुलिस किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। ये तो सीधे सीधे हर भारतीय के नागरिक अधिकारों पर एक बहुत ही क्रूर हमला था। अब जाहिर सी बात है, ऐसे काले कानून के खिलाफ पूरा देश उठ खड़ा हुआ, हर जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी बीच महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। और जानते हैं इन विरोधों का सबसे बड़ा केंद्र कौन बना? पंजाब, और खासतौर पर अमृतसर शहर। इसके बाद अमृतसर में हालात बहुत तेजी से बदले। गांधी जी के सत्याग्रह के आह्वान से पंजाब में पहले ही उबाल था। फिर 10 अप्रैल को सरकार ने शहर के 2 बहुत लोकप्रिय नेताओं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। लोगों का गुस्सा भड़क उठा और इस बिगड़ते माहौल को संभालने के लिए अगले ही दिन शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मतलब 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। और फिर आया वो दिन, 13 अप्रैल, बैसाखी का त्योहार। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही भयावह मोड़ लेती है। हुआ ये कि शहर में मार्शल लॉ लगा तो दिया गया, लेकिन इसकी जानकारी आम लोगों तक ठीक से पहुंचाई ही नहीं गई। अब बैसाखी का दिन था, तो आसपास के गांवों से हजारों लोग अपने परिवारों के साथ मेला घूमने और त्योहार मनाने अमृतसर आए हुए थे। उन्हें इस पाबंदी के बारे में कोई खबर ही नहीं थी। तो 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। पुरुष, महिलाएं और मासूम बच्चे सब शांति से इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग वहां हो रही मीटिंग में नेताओं के भाषण सुनने आए थे, तो वहीं कई परिवार ऐसे भी थे जो दिन भर मेले की भीड़ से थककर बस सुस्ताने के लिए वहां आकर बैठ गए थे। वो सब आने वाले खतरे से पूरी तरह बेखबर थे। और अफसोस की बात यह है कि उस बाग की बनावट ही एक जाल की तरह थी। मतलब वो एक बड़ा सा मैदान था जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था, और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक, वो भी बहुत ही संकरा रास्ता था। अंदर करीब 20,000 लोग और बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये एक प्याज की तरह था। फिर शाम के करीब 5:15 बजे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर वहां पहुंचा। और आते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने बाहर निकलने के उस इकलौते संकरे रास्ते को भी बंद करवा दिया। वहां जो हजारों लोग मौजूद थे, उन्हें तितर बितर होने के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई। उन्हें वहां से हटने का कोई मौका तक नहीं दिया गया। जनरल डायर ने बिना एक शब्द कहे अपने सैनिकों को उन निहत्थे, शांत बैठे लोगों पर सीधी गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। सिर्फ 10 मिनट, बस 10 मिनट, इतनी ही देर तक गोलियां चलती रहीं, लगातार, बिना एक पल रुके। और उन 10 मिनटों में सैनिकों ने तब तक गोलियां बरसाईं जब तक कि उनका गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। कुल 1650 राउंड गोलियां चलीं। और निशाना कौन थे? वो बेगुनाह लोग जो कुछ ही देर पहले वहां बैसाखी का त्योहार मना रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दीवारें बहुत ज्यादा ऊंची थीं। कई लोग भगदड़ में कुचल कर मारे गए
और जान बचाने की एक आखिरी बेबस कोशिश में सैकड़ों लोग बाग के अंदर बने एक कुएं में कूद गए। देखते ही देखते वो कुआं, जिसे आज हम शहीदी कुआं के नाम से जानते हैं, लाशों से भर गया। और इस पूरी हैवानियत के पीछे की सोच वो और भी ज्यादा खौफनाक थी। बाद में जब जनरल डायर से पूछा गया तो उसने बड़ी बेशर्मी से ये कबूल किया। उसका कहना था कि ये सब एक नैतिक प्रभाव पैदा करने के लिए किया गया था। उसका मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था, बल्कि पंजाब के लोगों के दिलों में ऐसी दहशत पैदा करना था कि वो दोबारा कभी बगावत करने की हिम्मत ही ना कर सके। इस खौफनाक त्रासदी ने पूरे भारत को जड़ से हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मोड़ जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक बिल्कुल नई और मजबूत दिशा दी। और हां, मरने वालों की सही संख्या पर भी हमेशा से विवाद रहा है। एक तरफ ब्रिटिश सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा था जो कहता था कि 379 लोग मारे गए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अनुमान था कि मरने वालों की संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा थी। लेकिन इस घटना का जो असर हुआ वो आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा, गहरा और दूर तक जाने वाला था। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने इसी घटना के बाद अपने असहयोग आंदोलन की नींव रखी। इसी नरसंहार ने भगत सिंह जैसे अनगिनत नौजवानों के मन में क्रांति की ज्वाला भड़का दी। और सबसे बड़ी बात, अब आज़ादी की लड़ाई का लक्ष्य सिर्फ कुछ अधिकार पाना या स्वशासन नहीं रह गया था। अब लक्ष्य था पूरा स्वराज, पूरी आज़ादी। सच तो ये है कि जलियांवाला बाग ने ब्रिटिश राज के न्याय और सभ्यता के नकाब को हमेशा के लिए नोच कर फेंक दिया। लोगों का जो थोड़ा बहुत भरोसा ब्रिटिश हुकूमत पर बचा भी था, वो उस दिन चकनाचूर हो गया। पूरे भारत के सामने ये साफ हो चुका था कि अंग्रेजी हुकूमत की असली सूरत क्या है। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है, एक ऐसी जगह जो हमें उन हजारों बेगुनाहों के बलिदान की याद दिलाती है। और हां, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर भी करती है कि आखिर आज़ादी की कीमत कितनी कुर्बानियों से चुकाई जाती है।